प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत उत्तराखंड को प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया। ये हरे भरे नज़ारे, पहाड़, कलकल करती नदियां, झरने, खुशनुमा मौसम, कुल मिलाकर जीवन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड का अपना पौराणिक इतिहास रहा है जो बेहद समृद्ध है। यहाँ की कला और संस्कृति ने देश विदेश में लोगों को प्रभावित किया है। इतना सौम्य, सरल, खुशहाल और शांतिप्रिय उत्तराखंड को आखिर किसकी नजर लग गई कि वहां प्रकृति अपने गुस्से का लगातार इजहार कर रही है। प्राकृतिक रूप से सुंदर उत्तराखंड की हरी भरी वादियां, पेड़, नदियां और खास तौर पर यहाँ का मौसम, जब उत्तर भारत में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम सुहावना बना हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रकृति ने यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है, वो ज़रूर एक चिंता की बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या इसमें मानव का भी हाथ है? इसी बात की पड़ताल की हमने उत्तराखंड पहुँचकर। बीते कई सालों से उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहा है, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन जून 2013 में हिमालय ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा देखी। केदारनाथ में आई बाढ़ में हजारों लोगों की जान गई। मौत का सरकारी आंकड़ा 6000 के आसपास है। लेकिन ये सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इससे कहीं अधिक लोगों की जान चली गई। कई घर तबाह हुए और करोड़ों की संपत्ति बह गई। 16 जून 2013 को केदारनाथ और आसपास के इलाकों में हुई तबाही को 2 साल बीत गए हैं। हालांकि भीषण तबाही के बाद के इस अरसे में देश की प्रमुख चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल अभी भी बरकरार हैं। सरकार भी जिम्मेदार है और साथ में हम लोग भी जिम्मेदार है। इसलिए है कि हम लोग जो खुदान, चुगान और इतना एक कंक्रीट के जाल यहाँ पे बना रहे हैं, इसके लिए हम दोषी हैं। आज 60 के दशक तक जो बर्फ़ 4 फीट पड़ती थी, आज 4 इंच नहीं पड़ पा रही है। तो इसका भी फर्क इसी सब काम बातों से पड़ रहा है। 16 जून 2013 की वो काली रात शायद ही लोगों के जहन से मिटे, जब सैलाब की शक्ल में प्रलय का ऐसा तांडव देखने को मिला, जब बड़े पैमाने पर जान माल की तबाही हुई। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 साल पहले केदारनाथ और आसपास के इलाकों में तबाही का वो मंजर आज भी लोग नहीं भूले हैं, जिसके अवशेष अभी भी बाकी हैं। जान माल का इतना भारी नुकसान शायद उत्तराखंड के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। त्रासदी में काल कवलित हुए लोगों के कंकाल मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसमें जो उत्तराखंड की आपदा है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमारा वेग है, पानी का वेग है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और जो हमारे नदियां हैं, गाढ़ गधेरे हैं, उनमें बरसात के दिनों में इतना तेज़ी से पानी आता है कि वो सारी तबाही मचा जाता है। और जिससे सबसे बड़ी बात है कि जनधन की हानि होती है और बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही हैं, वो प्रकृतितः आती हैं, उन पर किसी का वश भी नहीं है। पर कुछ आपदाएं हमने बढ़ा दी हैं अपनी, और पूर्णतः उसको हम प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते हैं। आप नदियों के किनारे घर बना दोगे और ये अपेक्षा करोगे कि बाढ़ नहीं आएगी या ये घर नहीं बहेगा, तो ये बहुत अच्छा सोच नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड देश का संवेदनशील इलाका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय की पर्वत श्रृंखला नई होने के कारण पहाड़ उतने मजबूत नहीं हैं कि ग्लेशियर पिघलने, बादल फटने या सामान्य भूकंप के तेज झटके सह सकें। दुखद बात है कि सारी बातों को जानने के बावजूद विकास के नाम पर बिना सोचे समझे पेड़ों का कटान, पहाड़ों का सीना चीरती सड़कें, कदम कदम पर होटल और बांध बनते गए और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। केदारनाथ हादसे ने दिखा दिया कि प्रकृति को समझे बिना उससे छेड़छाड़ कितना भयावह नतीजा हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस हादसे की कभी फिर पुनरावृत्ति हो, इस बार एक और चेतावनी हमें बगल में नेपाल से मिली है कि हमारी कोई तैयारी इन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए नहीं है। अगर वर्षा के साथ अगर भूकंप भी अगर जुड़ जाता है
तो ये त्रासदी कहीं और ज़्यादा विकराल होगी। जानकारों के मुताबिक इस वक्त पूरे हिमालयी क्षेत्र के पहाड़, नदियां और जन समुदाय संकट में है, क्योंकि संसाधनों के लिए इनका बेपनाह दोहन हो रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और विकास की अनियंत्रित गतिविधियां क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए गए, लेकिन उन्हें नाकाफी ही कहा जाएगा। अनियंत्रित मौसम के दबावों के दंश झेलते तमाम पर्वतीय इलाके एक अघोषित भय से त्रस्त हैं। सामान्य सी बरसात और आंधी भी उनकी नींदें उड़ा देती है। हिमालयी राज्य की ये समस्या नारों, गोष्ठियों और आंकड़ेबाजियों में कहीं ना कहीं उलझ कर रह गई है। जो माहौल बन रहा है अभी, जैसे हमने नेपाल में भी देखा, इन सबको देखते हुए एक आदमी भयभीत है। जो आपदाएं हैं इनको कैसे रोका जाए उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विकास हो, संतुलित विकास हो, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास हो। जो अनप्लान्ड जो विकास हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से यहाँ पर लोग जो है डर चुके हैं। जब भी हल्की बारिश होती है या कुछ होता है तो आदमी एकदम डर जाता है कि या कहीं भूकंप ना आ जाए। अभी नेपाल में आपने देखा होगा कितना ज़बरदस्त भूकंप आया। अब वहाँ भूकंप आया, ऐसी बारिश यहाँ जब पड़ती है तो लोग डर जाते हैं। पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिक पहाड़ों में विस्फोटों के प्रयोग पर चिंता जताते रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ की घाटियों में हेलीकॉप्टर्स तक का प्रयोग खतरनाक हो सकता है। संवेदनशील पहाड़ियों और उनको बांधने वाला मटेरियल हेलीकॉप्टर्स की हवा और घाटियों में गूंजते उनके शोर से भी चटक जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अचानक तेज गर्मी, भारी बारिश, भयानक ठंड और बर्फबारी ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य सबूत हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि जो इलाके ठंड और बर्फ के लिए मशहूर रहे हैं वहां सर्दी और बर्फ ही कायम रहे, यानी इसके उलट भी हो सकता है। और ये बात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है, जहां मौसम पहले के मुकाबले तेजी से बदल रहा है। हमारे जो संसाधन हैं आपदा के समय में हमारे काम नहीं आते, और जिसकी वजह से हमारे युवा जो है वो गांव में टिकना नहीं चाहते या टिक नहीं पाते। मैं ये कहना चाहूँगा। जहाँ तक लोगों की बात करूँ, लोगों के अपने सिस्टम हैं। लोगों को पता होता है, मेरा घर भी नदी किनारे है और मुझे पता है कि किस समय तक मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन अगर इस तैयारी में अगर सरकारों की बात करें तो शायद मुझे लगता है उनके सिस्टम अभी बहुत नए हैं, वो बहुत परिपक्व नहीं है, जिसका उदाहरण हमने पिछले आपदाओं के दौरान भी देखा है। आपदाएं पहले होती हैं, कदम हम बाद में उठाते हैं। तो इसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर कहीं पे आपदा आए तो हमारी सरकार पहले से सजग रहे, कि हमारे पास पहले से वो टेक्नोलॉजीज़ हों। कहीं लैंडस्लाइड होना, कहीं अचानक से ज़्यादा बारिश हो जाना, बादल फटना, उत्तराखंड में ये आम बात है। लेकिन जब तक इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता तब तक ये चीज़ें इतनी विकराल नहीं होती। पर्यावरण से छेड़छाड़ और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए इस बात पर सहमत होना पड़ेगा कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ेगा, सूखे, बाढ़, तूफान की बारंबारता में इजाफा होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का जल स्तर भी उठेगा। ये भी समझना होगा कि केदारनाथ जैसे हादसे भी ऐसे ही कारणों का नतीजा है। ऐसे में उत्तराखंड में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने वाला विकास नहीं किया गया तो प्रकृति के कहर को थामा नहीं जा सकेगा। हिमालय के अंदर जो है जलवायु परिवर्तन के संकेत हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे कर जो है जलवायु परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। और इस जलवायु परिवर्तन होने से हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और उनके पिघलने से है नदियों के अंदर तेज़ बहाव आ रहा है। अगर हम ग्रीष्म काल में देखें तो बहुत ज़्यादा नदियों के अंदर पानी बढ़ जाता है, और पानी बढ़ने से जो है बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने से आपदाएं आने की समस्या पैदा हो जाती है। भूकंप और बारिश का खतरा तो पहाड़ में हमेशा बना ही रहता है। 2000 में जैसे ही केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतने लोग मर गए वहाँ पर, तो हमेशा यहाँ भी हम लोगों को डर बना रहता है कि कब भूकंप आ जाए और कब बारिश से यहाँ पर नुकसान हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। वैसे गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा बहुत तो प्रयास किया है यहाँ पर 2013 के बाद कि यहाँ की परिस्थितियों में थोड़ा सा सुधार लाया जा सके, लेकिन यह है कि अगर भूकंप आ ही जाता है तो आदमी कितना बच सकता है उससे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को वहां कायम
और नए बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों के नकारात्मक असर के रूप में भी देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2013 में सरकार को बांधों की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए तो रवि चोपड़ा कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट उत्तराखंड के बांधों के खिलाफ रही है। चोपड़ा कमेटी ने बांधों को खतरनाक बताया और कहा कि इनसे राज्य की प्राकृतिक और भौगोलिक संरचना प्रभावित हो रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी बांधों पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट की जो डायरेक्शन थी वो ये जानना चाहते थे कि उत्तराखंड में जो बांध बन चुके हैं और जो बांध बन रहे हैं, इनका पर्यावरण पर कोई दुष्परिणाम होता है कि नहीं। हमने मौके पर जाकर अध्ययन किए, एक्सपर्ट्स तो थे ही कमेटी में, तो उन्होंने मौके पर जाकर अध्ययन किए, जो साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल था उनका अध्ययन किया, जो सरकारी रिपोर्टें थी उनका अध्ययन किया और अनेक प्रकार के लोगों से मुलाकात की और बैठकें की जानने के लिए कि उनकी राय क्या है, उनकी समझ क्या है। वहाँ पर जो नुकसान हुआ था आपदा के समय, उसमें बांधों की क्या भूमिका थी, उसको समझकर हमने अपना नतीजा बताया कि लोकल इम्पैक्ट होता है, दुष्परिणाम बढ़ते हैं इन बांधों की वजह से। ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जब भी केदारनाथ जैसी त्रासदी का जिक्र होता है, सारी बातें बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आपदा प्रबंधन के उपायों के बीच सिमट कर रह जाती है। ऐसे उपायों की तरफ निगाह क्यों नहीं जाती कि ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति ही ना हो, यानी आपदा के प्रबंधन नहीं, उससे पहले आपदा को हमेशा के लिए टालने वाले समाधान की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। और ऐसा सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि हर मामले में होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप की तबाही का मंजर सबने देखा, जहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और आज भी भूकंप के झटके महसूस करते हुए लोगों का दिल दहल जाता है। और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि उत्तराखंड भी उसी तरह भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, या यूं कहें कि भूकंप के मुहाने पर है। इसका एक मुख्य कारण जो है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फॉरेस्ट को बचाना समाज ये काम करता था एक समय, जंगलों की सुरक्षा होती थी तो कई प्रकार के भूस्खलन जो थे वो रुक जाते थे या सीमित हो जाते थे। और अगर कहीं अचानक बाढ़ आ गया फ्लैश फ्लड की वजह से तो उससे नुकसान कम होता था, क्योंकि वहाँ जंगल घासनी वगैरह कायम थी। अब धीरे धीरे पहले अंग्रेज़ों ने, आज़ादी के बाद हमारी अपनी सरकार ने लोगों को जंगल से अलग कर दिया। तो अब लोग कहते हैं कि अगर जंगल हमारे नहीं है, हमें इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो फिर सरकार संभाले इनको। तो ना तो वो आज जंगल की आग बुझाने आएंगे, ना वो जंगल लगाएंगे, ना जंगल लगेंगे तो उनकी सुरक्षा नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो 3 प्रकार की आपदाएं मैंने गिनाई, इनका दुष्प्रभाव जो है वो बढ़ता है। कि हमने एक अलग बल क्रिएट किया है। सेंट्रल एनडीआरएफ तो उनकी बटालियन इत्यादि तो यहाँ आ ही रही है, लेकिन हमने एसडीआरएफ भी तैयार कर ली है और उसकी हमने करीब इस समय तक 500 लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, और जिसमें महिलाएं भी होंगी जो इस तरीके के आपदा से निपटने के कामों में एक्सपर्टाइज इनकी होगी। हमने जिला लेवल पर जो है जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी बना दी है डीएम के अध्यक्षता में, और उनसे कहा है कि इस कंसेप्ट को आप नीचे ब्लॉक लेवल तक लेकर के जाइए। शीतल आबो हवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियां, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोल कर बिखेरी है। यही वजह है कि देसी विदेशी पर्यटक यहाँ अनायास ही खींचे चले आते हैं। यहाँ पर्यटन के लिहाज से अपार संभावनाएं हैं। हरियाली है, पर्वत हैं, झील है, कलकल करती नदियां हैं, क्या नहीं है। सही मायनों में कहा जाए तो पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं का असर निश्चित रूप से
पर्यटन पर भी पड़ रहा है। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा इन 2-4 सालों के बीच में पहाड़ों में आई है, उसका पर्यटन में बहुत प्रतिकूल असर पड़ा हुआ है। बाहर से जो पर्यटक को यहाँ आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, जिससे कि जो बाहर का आने वाला पर्यटक है वो बहुत आशंकित और भयभीत हो गया। बिल्कुल डर रहता है। अभी नेपाल में ये सब हुआ, हमें भी डर लगता है कभी कभी कहीं यहाँ भी ना हो जाए। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं और प्रकृति की चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। उत्तराखंड में पिछले 1 दशक से सड़कों का निर्माण और विस्तार लगातार हो रहा है। इसके लिए भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन, भूस्खलन के जोखिम को नजरअंदाज किया जा रहा है और विस्फोट के इस्तेमाल, वनों की कटाई, भूस्खलन के जोखिम पर कोई ध्यान दिए बगैर उपयुक्त जल निकासी संरचना के अभाव सहित विभिन्न सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी हो रही है। पिछले दशक में पर्यटन के तीव्र विस्तार में आपदा प्रबंधन के आधारभूत नियमों पर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड की जल, जंगल, जमीन का दोहन लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से कर रहे हैं। प्रकृति ने अनगिनत तोहफे उत्तराखंड को दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रकृति को क्या दिया। आज भी जिस तरह से सुविधाओं के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और कितनी कदम उठाने की जरूरत है। बांध बने या सड़क निर्माण, उससे निकलने वाले मलबे का डिस्पोजल कहां और कैसे हो, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। आपदा प्रबंधन का पहला सिद्धांत है पूर्व चेतावनी, जहां उत्तराखंड असफल ही कहा जाएगा। जब केदारनाथ आपदा का विश्लेषण किया जाता है तो वैज्ञानिकों के मुताबिक पहली चीज दिमाग में कौंधती है और वो है डॉप्लर रडार प्रणाली, जो कि फिलहाल राज्य में मौजूद नहीं है। ये प्रणाली बादल फटने की घटना की जानकारी कम से कम 3-4 घंटे पूर्व दे सकती है। हालांकि डॉप्लर रडार प्रणाली उत्तराखंड के लिए सिद्धांततः काफी पहले स्वीकृत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए सड़कों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए उत्तराखंड को 11,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिसका उत्तराखंड सरकार ने स्वागत किया है। मैं गडकरी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा आएगा। हमारे देश के अंदर भी है क्लाइमेट चेंज एक वाइब्रेंट एक इशू है, जीवंत इशू है और उत्तराखंड में हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उत्तराखंड ने 70% जंगलों को बनाए रख करके क्लाइमेट चेंज में एक बैलेंस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछली दिल दहलाने वाली आपदाओं से अगर अब भी कोई सीख नहीं ली गई और सार्थक प्रयास नहीं किए गए तो पहाड़ों को खोखला होने से कौन बचाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है कि वास्तविक परिस्थितियां और जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयास क्यों बार बार असफलता के मुहाने पर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ के घबराए हुए लोगों पर मौसम की बदलती परिस्थितियों के बाद पूरा हिमालयी क्षेत्र चिंताग्रस्त दिख रहा है। ये जीवन से जुड़ा हुआ बुनियादी सवाल है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ये खेल कब तक जारी रहेगा। सब कुछ सरकारों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए उत्तराखंड के जागरूक समाज को खुद भी आगे आना होगा। गांधी सरोवर जो टूटा, उसके बाद केदार के आसपास के जो पूरे होटल बहे, लोग बहे, सारे घर बहे, वो सब वो थे कि जो नदी का वो वेग था, कभी मंदाकिनी का 100 साल पहले का जो रास्ता था, उस रास्ते में पूरी बसात बैठ गई। तो होता क्या है कि 100 साल के बाद ये सारे बदलते रहते हैं और उस बदलने के कारण नदी अपने धारा को पिछली धारा में आ जाती है और हुआ यही जिसमें इतने हजारों लोग मारे गए हैं। इस राज्य को अगर आपदाओं से बचना है तो सबसे पहले जंगलों की सुरक्षा करना अनिवार्य है। उसके लिए लोगों को फिर से उनके जो हक थे जंगलों पर, जो निर्भरता थी और जो उनका लगाव था जंगलों के साथ, उसकी पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी।
वक्त का तकाजा है कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक वृहद नीति बननी चाहिए। ये एक कड़वी सच्चाई है कि अगर ये नहीं हुआ तो राहत का ग्राफ गिरता जाएगा और तबाहियों का ग्राफ बढ़ता जाएगा। व्यवस्था और आस्था के बीच बिगड़ते मौसम के मिजाज को समझना होगा, तभी प्राकृतिक आपदाओं की बजाय मानवकृत आपदाओं को अवश्य रोका जा सकता है। इसी से प्रकृति में भी संतुलन आएगा और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों के खुशहाल उत्तराखंड की परिकल्पना को भी साकार किया जा सकेगा।